और एक स्पेक्ट्रम की निबंध लिखने की बुक्स आती है, मोटी रहती है काफी, लगभग 50-60 टॉपिक्स पर उसमें निबंध रहते हैं, तो उसको भी आप लगातार पढ़िए। तो इससे जो पहला बिंदु आपका है कि विषय वस्तु की पकड़ धीरे धीरे आपकी बनेगी। एक दिन में, आप सोचे एक दिन में 10 दिन में मेरी चीज तैयार हो जाएगी, समय लगेगा ग्रेजुअली। जैसे आपकी प्री की नॉलेज बढ़ेगी, मेंस की नॉलेज बढ़ेगी, ऐसे पढ़ेंगे आप, एडिटोरियल पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। इससे संबंधित कोई बिंदु अगर आप पूछना चाहते हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि विषय वस्तु की पकड़ से और क्या मतलब आप लोग समझ रहे हैं। सर हिंदी का कौन सा न्यूज़पेपर सर पढ़ सकते हैं? हिंदी में बहुत क्वालिटेटिव अगर न्यूज़पेपर है तो आपको जनसत्ता, हिंदुस्तान ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो द हिंदू बेस्ट है। हिंदी में जनसत्ता सर। हाँ, हिंदी में जनसत्ता, जनसत्ता, हिंदुस्तान। और बाकी आप गूगल पे सर्च करिए तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत अच्छे जो एडिटोरियल होंगे वो आपको एक जगह कलेक्ट मिल जाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए वुमेन रिजर्वेशन पर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या पंचायती राज पर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट न्यूज़पेपर ने जो अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स होते हैं वो एक जगह कलेक्ट होकर मिल जाते हैं। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट और मैगजीज वगैरह सब प्रोवाइड कराती है, तो एक ही जगह सब आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप रेगुलरली योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहिए, तो सरकार की स्कीमें हैं, सरकार का पक्ष है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वेबसाइट। भारत सरकार की वेबसाइटों पर आप लगातार मूवमेंट करते रहिए। जैसे अभी पिछली बार यूपीपीसीएस में ऐसे पूछा गया था, नमामि गंगे, और इसी से रिलेटेड एक दूसरा ऐसे पिछली बार ही आया है, अभी उसके 2-3 महीने पहले एग्जाम में, जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, या गंगा नदी की सफाई के बारे में। तो 2 ऐसे आए। अगर आप भारत सरकार की साइट पर जाएंगे और नमामि गंगे से रिलेटेड आर्टिकल्स, विकीपीडिया, भारत सरकार की स्कीम, उपाय, निवारण के तरीके, समाधान, सारी चीजें पढ़ेंगे, तो इतने अच्छे तरीके से आप फेमिलियर हो जाएंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आप उस ऐसे को लिखने में सक्षम हो सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा था, पहला बिंदु, कि होल्ड ओवर टॉपिक। जो टॉपिक है वो सर्वांग तरीके से, सर्वांगीण तरीके से हमारा तैयार होना चाहिए। जैसे मैंने कहा महिला आरक्षण, तो आपको आरक्षण का मतलब पता होना चाहिए। आरक्षण आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, जैसे महिला आरक्षण एक टॉपिक है, पर आपको पता करना है कि इसके क्या क्या पक्ष मुझे मालूम होना चाहिए, तब ये पता चलेगा कि इस पर आपकी होल्ड है कि नहीं। तो सबसे पहला है आरक्षण का अर्थ। दूसरा है आरक्षण और सामाजिक न्याय। पहला है आरक्षण का अर्थ, दूसरा है आरक्षण और सामाजिक न्याय, तीसरा है आरक्षण के प्रकार। जैसे आरक्षण क्षेत्रीय आधार पर होता है, ऊर्ध्वाधर आधार पर होता है, जेंडर बेसिस पर होता है, कास्ट के बेसिस पर होता है, रिलीजन के बेसिस पर होता है। तो डिफरेंट तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है। तो हो गया महिला आरक्षण। फिर आप देखिए महिला आरक्षण, नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण, जबकि इस टॉपिक में कहीं पर नहीं कहा गया है कि महिला आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये आरक्षण सभी क्षेत्रों में कहने की बात कर रहा है। आर्थिक में, यानी आर्थिक मतलब हो गया प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में, शैक्षणिक मतलब स्कूलों में, डिग्री कॉलेजेस में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मतलब एमपी एमएलए की जो सीट है वहां पर, पंचायतों में। तो इस तरीके से आरक्षण यहाँ पर सर्वव्यापी रूप से जानकारी बता रहा है। फिर हमको लिखना है कि महिला आरक्षण के संबंध में हमारी संवैधानिक व्यवस्था क्या है, विधिक व्यवस्था क्या है। फिर हमें ये लिखना है कि हमारा जो समाज है जिसका नेचर पितृसत्तात्मक है, यानी कि पैट्रियर्चल सोसाइटी, ये सोसाइटी किस प्रकार से महिलाओं के शोषण और उनके दमन के लिए उत्तरदायी है। फिर हमें यह भी लिखना है क्या महिला आरक्षण ही पर्याप्त है, यानी कि क्या महिला आरक्षण से ही हम महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं या इसके अलावा और भी तरीके चाहिए। तो आप लिखोगे कि महिला आरक्षण एक तरीका है, लेकिन एक तरीके से केवल महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, इसके लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी।
यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लीगल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, रिजर्वेशन से हम महिलाओं को विकास करेंगे। फिर आप बताइए महिला आरक्षण की सफलता किससे मिलेगी? कई बार हमने देखा है कि आरक्षण का लाभ एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर क्लास को ही मिल जाता है, सबको कैसे नहीं मिल रहा। तो ये सारे डायमेंशन अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो आप महिला आरक्षण पर ऐसे लिखिए, फिर आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वन डायमेंशनल लिखना शुरू कर देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमको नंबर नहीं मिले, अच्छे मिले। तो किसी भी पक्ष पे डिफरेंट डायमेंशन हमको सोचने चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उसमें जो बाधाएं हैं, समाधान है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए। कई बार ये भी सवाल उठता है कि सर 600 शब्दों में कैसे लेबल लिखा जाए, तो आप लोग पॉइंट वाइज कॉमा लगाकर छोटे छोटे तरीके से इस ऐसे को लिख सकते हैं। इसमें इससे रिलेटेड और कोई बिंदु हो जो आप पूछना चाहते हो? सर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या वो रहेगा सर? जैसे कि हम किसी भी टॉपिक पे एक सर से ज्यादा वैसे हो जाते हैं सर लिखने में, सर लेखन शैली में नेगेटिव बिंदु ही डाल देते हैं, कभी कभी पॉजिटिव ज्यादा कर देते हैं सर। कोई आप टॉपिक बताएं मुझे, कोई आप टॉपिक बताएं अखिलेश, तो मैं बता पाऊंगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हमें बैलेंस करना है। जैसे कई, हाँ बताएं। सर गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है सर, तो उसमें यानी कि हम सर कभी कभी उसके पक्ष में ज्यादा लिख जाते हैं, गवर्नमेंट की तारीफ है सर, कभी कभी ज्यादा बिंदु नहीं हमें पता रहते तो उसकी बस सर उनके वो कर देते हैं, ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं। यस सर। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, अभी पीसीएस में इस साल एक निबंध आया है आयुष्मान भारत। अगर आप लोग प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे, एक निबंध आया है आयुष्मान भारत स्वस्थ भारत। आप लोगों को मालूम है आयुष्मान भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। तो जब आप इस ऐसे को लिखें तो पूरी तरह से इस पॉलिसी की विशेषताएं, इसके अच्छे प्रभाव, सुप्रभाव सब तरह से लिखिए। फिर थोड़ा सा आपको बैलेंस अप्रोच रखते हुए बताना पड़ेगा कि ये स्कीम की सफलता में क्या क्या बाधाएं हैं। हर स्कीम की सफलता में कुछ बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को आप आइडेंटिफाई करिए। फिर आप बताइए इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इस स्कीम को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, और स्वस्थ भारत से कैसे संपन्न भारत बनेगा। इस तरह की बात को जोड़ते हुए आप खत्म करिए। देखिए सरकार की जो नीतियां हैं वो दर्शन के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर और विधायी तरीके से पूरी तरह से लगभग लगभग संपूर्ण होती है, मतलब उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। कमी ज्यादातर होती है क्रियान्वयन के लेवल पर। कोई भी कानून है अगर अच्छा है, लेकिन फिर भी हम उसे कई बार क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। क्रियान्वित नहीं करने के पीछे कई रीजन होते हैं, जैसे पब्लिक की उदासीनता है, योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं किया, भ्रष्टाचार है, नेक्सस डेवलप हो गया। मान लीजिए आयुष्मान भारत में डॉक्टर, एसडीएम, तहसीलदार मिल जाए और गरीबों का फर्जी इलाज दिखाकर पैसे हड़प ले, निम्न क्वालिटी का इलाज होने लगे, तो योजना की सफलता सीमित हो जाएगी। तो आप नीति की आलोचना डायरेक्ट मत करें, क्रियान्वयन के लेवल पर उसका दोष देखें, पब्लिक के लेवल पर उसका दोष देखें, समाज के लेवल पर बुराइयां दिखाएं, फिर उनका समाधान भी बताएं। क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनकर सॉल्यूशन के पार्ट बनने जा रहे हैं। जैसे आप एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपके सामने समस्याएं रहेंगी, लेकिन आप ये तो नहीं कहेंगे साहब समस्याएं हम क्या कर सकते, नहीं। उसी परिस्थिति में, उसी इन्वायरमेंट में, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपको कुछ बेहतर और अच्छा करना है। ठीक है, और कोई पॉइंट इससे रिलेटेड हो बताएं। सर एक पॉइंट ये था कि सर हमको सर पॉइंट में लिखना चाहिए या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहिए सर? सबसे अच्छा है कि आप लोग पैराग्राफ में लिखें, लेकिन जो लास्ट के पैराग्राफ होते हैं जहां पर हम सॉल्यूशन बताते हैं या जहां पर किसी हम स्कीम की विशेषताएं बता रहे हैं, तो वहां पर कुछ हम पॉइंट डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम लोग पैराग्राफ लिखें, और पैराग्राफ नॉर्मली 5-6 लाइन का रहे, मतलब एक पैराग्राफ में 50, 60, 70 शब्द रहे, ताकि अगर 600 शब्दों का ऐसे लिखना है तो लगभग 10-9 हमारे पैराग्राफ हो जाए, जिसमें शुरू के 2 पैराग्राफ हमारे इंट्रोडक्टरी रहते हैं, बीच के 2-3 पैराग्राफ हमारे समस्या के कारण, विश्लेषण, विशेषताएं से संबंधित होते हैं, फिर 1-2 पैराग्राफ प्रभाव से रिलेटेड होते हैं, फिर लास्ट के 1-2 पैराग्राफ सरकार की योजनाएं, उनकी समस्याएं,
उनके प्रभाव से संबंधित, और लास्ट के 2 एक पैराग्राफ जो होते हैं वो समाधान से रिलेटेड होते हैं। तो आप चाहे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं 1-2 पैराग्राफ में, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे में कभी कोई चित्र नहीं बनता है, कभी कोई टेबल नहीं बनती है, और ऐसे में बहुत ज्यादा डाटा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई, इसकी क्या विशेषता है मुझे नहीं मालूम आज की तारीख में, लेकिन फिर भी मैं चाहूं तो विचार के आधार पर ऐसे को लिखकर 50 में से 40 नंबर, 38 नंबर बहुत अच्छे से आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अगर इसी ऐसे में मैं 2-4 तथ्यों को डाल दूं कि आयुष्मान स्कीम कब लागू हुई, बीपीएल कितने लोगों तक के लिए है, कितने नए हॉस्पिटल खुले, थोड़ी सी जानकारी, तो मेरे 1-2 नंबर और बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आयुष्मान भारत का बहुत सारे तथ्यों को लिख दूं कि योजना कब लागू हुई, राष्ट्रपति ने कब इसको परमिशन दी, कितने जिलों में हुई, कितने हेल्थ कार्ड बने, कितने करोड़ रुपए इसको मिले, और संसद में बिल पर कब पास हुआ, कितने लोगों को लाभ कराने की योजना है, तो आपको मुश्किल से 20 नंबर ऐसे में नहीं मिले, क्योंकि जो ऐसे है वो तथ्यों का संकलन नहीं है। ऐसे में हमारे विचार महत्वपूर्ण होते हैं। जो लोग आप अखबार में पढ़ते हैं, वो अखबार में हम निबंध नहीं पढ़ते, अखबार में पढ़ते हैं हम लेख, जिसको हम लोग कहते हैं एडिटोरियल। तो लेख और निबंध में अंतर होता है। निबंध मतलब है आपके अपने स्वयं के विचार, आपके अपने स्वयं के सोचने की क्षमता, थोड़ा रचनात्मक योग्यता के साथ। तो इसमें फैक्ट कुछ कम आने चाहिए, मतलब 4-5, 2-3 जगह फैक्ट आ गए, ठीक है, इससे ज्यादा फैक्ट नहीं आने चाहिए। विचारों के लेवल पर चीजों को रखना चाहिए। और कोई बिंदु? तो पहला पॉइंट हो गया विषय वस्तु पर हमारी पकड़। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है चुने हुए विषय के साथ उसकी प्रासंगिकता, रिलीवेंसी ओवर द टॉपिक या रिलीवेंसी अबाउट द टॉपिक्स। मतलब यह है कि आयोग ये कहता है, लोक सेवा आयोग ये कहता है कि जो भी विषय आप लिखें उसमें वही चीजें लिखें जो प्रासंगिक है। जैसे हम आयुष्मान भारत पर लिख रहे हैं, तो आयुष्मान भारत में मान लीजिए हमने एक लाइन संस्कृत के श्लोक की लिख दी कि साहब वैदिक समाज में ये चाहा गया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति निरोगी हो। 1-2 लाइन चल जाएगी। लेकिन अगर हम पूरा वैदिक साहित्य के बारे में 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिख दें और खूब बड़ा चढ़ा के वैदिक समाज के बारे में लिखने लगे, तो आयोग जो एग्जामिनर है वो कहेगा कि आयुष्मान भारत आज की बहुत सारी चीजें लिख रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आप विषय से हट गए हो, आप प्रासंगिक और कुछ निरर्थक चीजें लिख रहे हो जिसकी विषय के साथ संबद्धता नहीं है। तो इसमें आपके मार्क्स कटेंगे और वो ऐसे आपका जो है स्ट्रक्चर से बाहर हो जाएगा। तो विषय की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब रिलीवेंसी, उससे जुड़ी जो चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप आर्थिक उदारीकरण पर लिख रहे हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एलपीजी जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसे के जो विषय हैं वो आरक्षण, आतंकवाद, इनसे रिलेटेड ना हो, क्योंकि ये विषय बहुत दूर दूर तक इससे संबंध नहीं रख रहे। अगर आप किसानों की आत्महत्या के साथ, गरीबी रेखा के साथ आर्थिक उदारीकरण को जोड़ेंगे तो प्रासंगिक है। लेकिन अगर आप आरक्षण के साथ, आतंकवाद के साथ, इनके साथ जोड़ेंगे तो लगेगा कि आप अप्रासंगिक है, यानी कि अपने मार्ग से आप भटक गए। तो आयोग जो पहली शर्त बताता है वो है विषय वस्तु पर पकड़, दूसरा है चुने गए विषय के साथ प्रासंगिकता। एक आईएएस में निबंध आया था बहुत साल पहले, उसमें था कि आप लोग लिखिए उस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं अभी, केवल राजनीतिक अधिकार, केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की मदद नहीं कर सकते। लिखिए आप इस लाइन को, केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की मदद नहीं कर सकते। इस पर निबंध लिखना था 2000 शब्दों का। तो बहुत से लोगों का आरक्षण तैयार था तो उन्होंने जल्दी से लिखना शुरू किया। लेकिन जब उस ऐसे को समझा गया 1-2 दिनों बाद, जब लोगों को सद्बुद्धि आई, बार बार उस टाइटल को पढ़ा, तो ये समझ में आया कि इसके आगे जो केवल शब्द लगा हुआ है, इसको जिसने ढंग से समझ लिया उसने ऐसे को ढंग से लिख दिया, और जो नहीं समझ पाया वो गलत डायरेक्शन में चला गया। 10 में से 9 लोगों ने इसका मतलब ये समझा कि राजनीतिक अधिकार बेकार है, राजनीतिक अधिकारों से महिलाओं को कुछ नहीं होगा।
और दूसरे अधिकार जो है, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, विधिक अधिकार, ये बहुत जरूरी है। तो सब लोगों ने ऐसे इस डायरेक्शन में लिख दिया और राजनीतिक अधिकारों की आलोचना कर दी। जो बहुत बिरले और समझदार थे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ये जो एग्जामिनर कह रहा है, ये कह रहा है कि राजनीतिक अधिकार जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अकेले राजनीतिक अधिकार से कुछ नहीं होगा, और भी बहुत कुछ अधिकार उनको मिलने हैं। तो कहीं भी राजनीतिक अधिकार की इसने बुराई नहीं करी लिखने वाले ने। उसने राजनीतिक अधिकार के बारे में लिखा, साथ साथ ये भी लिखा कि महिलाओं की समस्या इतनी बड़ी है, इतनी प्राचीन समस्या है, इतनी गहरी समस्या है कि केवल राजनीति से काम नहीं चलेगा, हमें अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, दर्शन सब में सुधार करना होगा, तब महिलाओं का विकास होगा। तो ये थी सही डायरेक्शन और प्रासंगिक हो जाना। आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आई है, बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा है। दरअसल ऐसे को लिखने से पहले कम से कम 4-5 बार पढ़िए, समझिए। जैसे कई बार आप लोग मैथमेटिक्स के होंगे, तो अभी जैसे मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था मार्केट में, तो एक जगह टैग लगा हुआ था शोरूम के बाहर, 50% प्लस 50% ऑफ। तो एक जो सामान्य आदमी होगा क्या सोचेगा, 50% और 50% ऐड कर दो, 100% हो गया। तो यानी वो चीज क्या मिल रही है, 100% ऑफ, माने जीरो की मिल रही है चीज, फ्री की मिल रही है। क्या वो चीज फ्री की मिल रही थी? नो सर, डिस्काउंट। लेकिन लिखा है 50% प्लस 50%, तो इसका क्या मतलब हुआ, बताएं कोई जल्दी से। सर कितना ऑफ सक्सेसिव मिलेगा मुझे? डिस्काउंट है। नहीं, कितना डिस्काउंट मिलेगा मैं जानना चाह रहा हूँ। 50% प्लस 50% ऑफ लिखा है, कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे 100 रुपए की चीज पे, जल्दी बताइए। %50 ऑफ प्लस 50% ऑफ और 100 रुपए की चीज है, तो मुझे कितने रुपए देके वो चीज मिलेगी? 75 सर 25 25 की चीज मिलेगी, 75% ऑफ होगा। 55 नहीं, 75% ऑफ रहेगा, 25 की चीज मिलेगी। तो जैसे जी लॉजिक, सर। हाँ, लॉजिकली हम लोग समझे कि पहले उसने 50% ऑफ किया, अब चीज 50 रुपए की पड़ गई, फिर उस पर फिर 50% ऑफ किया, यानी 25 पैसे 25 की पड़ गई। तो ऐसी समझदार आदमी का क्या है कि ऐसे को कम से कम 3 या 4 बार हम लोग पढ़े। जल्दी जल्दी में हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार ये चीज तो हमें तैयार करी हुई है, झट से लिखने बैठ जाएंगे, ज्यादा हमको टाइम मिल जाएगा लिखने का, हम ज्यादा शब्द लिख लेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, 1 घंटा इतना होता है कि आप 15 मिनट, हम लोग जो ऐसे में तैयार करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, सिनॉप्सिस कहते हैं उसको हम लोग। एक ऐसे आपको 1 घंटे में लिखना है, बनाइए आप टाइम फ्रेम, एक ऐसे 1 घंटे में लिखना है और 600 वर्ड में लिखना है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे लिखा जाता है। पहले 3 मिनट आप दीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है। 3 टॉपिक रहेंगे, 3 मिनट तो इसमें दीजिए आपको कौन सा टॉपिक अच्छा है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 टॉपिक आए, एक टॉपिक तो ऐसा है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी उसके बारे में सुना ही नहीं, तो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, मैंने हटा दिया कि यार इसमें तो मैं लिख ही नहीं सकता, 4 लाइन भी ढंग से नहीं जानता हूँ, टॉपिक का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। अब बचे 2 टॉपिक, 2 मिनट उनको सोचने में दीजिए किसके बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा है, किसकी मुझे ज्यादा स्कीम याद है, कौन से मेरे विषय से संबंधित है, इसके बारे में कभी मैंने मॉक क्लास करी थी, इसके बारे में ज्यादा लिख सकता हूँ, इसके बारे में ज्यादा मुझे जानकारी है, तो आप चूज कर लीजिए हमें कंपैरेटिवली इसके बारे में। 3 मिनट आपके यहाँ खप है, ठीक। अब 12 मिनट जो है आप दीजिए सिनॉप्सिस बनाने में। सिनॉप्सिस माने क्या, पीछे वाले पेज पर आप बिंदुवार लिखिए कि इस ऐसे के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ये योजना कब शुरू हुई, इसके क्या प्रभाव रहे, समाज में इसके लेके क्या समस्याएं हैं, क्या विवाद है, क्या सिद्धांत है। कोई उदाहरण देना चाहते हो तो उदाहरण भी छोटे सी तरीके से उसको लिख लीजिए। गांधी जी ने, अबुल कलाम साहब ने, हमारे वेदों ने, संस्कृत साहित्यों ने, अबुल कलाम साहब ने, अमर सेन ने इसके बारे में कभी कुछ कहा हो, तुरंत याद करके 1 लाइन 2 लाइन लिख लीजिए। यानी कि 12 से 15 मिनट आप पूरे कंसाइसली उसी ऐसे में एक पीछे वाले पेज पे रफ में लिखिए। यार समाधान में मैं लिख दूंगा एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर हेल्प करेंगे, न्यायपालिका भी हेल्प करेगी,
और ये समस्या ऐसे इस तरीके से, कोई चीज छूट ना जाए। तो शांत मन से 45 मिनट में आप उस ऐसे को लिखिए, बहुत शांत मन से। पहले प्रस्तावना हम लिखेंगे, फिर ऐसे करके आप लिखिए। आप भले ही 500-600 शब्द लिख पाए, आपको ज्यादा नहीं भी आता हो तो इस स्ट्रक्चर की वजह से आपको 50 में से 10 या 15 नंबर ज्यादा मिलेंगे। आप जितना जानते थे उतना ही जानते हैं, मैंने आपकी जानकारी नहीं बढ़ाई, केवल एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया कि पहले आपने सही ऐसे का चुनाव करा, फिर आपने सिनॉप्सिस बनाई। होगा क्या, अगर मैं आपसे कहूं तुरंत ऐसे लिखिए बिना सोचे समझे, एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया, 3 टॉपिक आप लिखने बैठ गए। जब आप 100-200 शब्द लिख लोगे तो आप कहोगे अरे सर ये वाली बात तो मैंने पहले लिख दी, तो मुझे बाद में लिखनी चाहिए थी, ये बाद में लिखनी चाहिए तो मैंने पहले लिख दी। 600 शब्द खत्म करते करते आपको मन ऐसा लगेगा कितना खराब मैंने ऐसे लिखा। अगर मैंने थोड़ा सा रुक के, समझ के, पॉइंट वाइज करके, पीछे थोड़ा सा विचार करके फिर क्रमबद्ध तरीके से लिखा होता तो बहुत अच्छा ऐसे लिख जाता है। एक आपने क्रिकेट में कमेंट्री सुनी होगी सिद्धू की, जिसे रनिंग कमेंट्री कहते हैं। तो रनिंग कमेंट्री की तरह निबंध नहीं लिखा जाता है। निबंध एक सोची समझी रणनीति है। आपको पर्याप्त समय है, उस पर्याप्त समय का सदुपयोग करिए, स्ट्रक्चर दिमाग में बनाइए, पीछे लिखिए। कोई भी महत्वपूर्ण उक्ति, योजना, वर्ष, आंकड़ा, उदाहरण, कंपैरिजन नहीं छूट जाए और उनको समराइज करके बड़ा सुंदर सा सुगठित सा आप ऐसे लिखिए। भले आपके सब 500 हो, 550 हो, 600 हो, 650 चल जाएंगे, 10% ऊपर नीचे चल जाएगा। निबंध में ये देखा जाता है कि आपने संगठन कितना अच्छा बनाया। ऐसा तो नहीं प्रस्तावना वाली बात आपने उपसंहार में लिख दी, उपसंहार वाली बात आपने मध्यम में लिख दी, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों रखा जाता है। ऐसे रखने का एक उद्देश्य होता है कि मेंस के बहुत से आंसर आप रट के लिख सकते हो, मेंस में बहुत सी चीजें आप रट के लिख सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी का ट्रू रिफ्लेक्शन केवल और केवल ऐसे में होता है और पर्सनैलिटी इंटरव्यू में होता है, जहां पर आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है। आपकी भाषा शैली कैसी है, लिखने का तरीका कैसा है, पैराग्राफ कितने बना रहे हैं आप, पॉइंट वाइज कैसे लिख रहे हैं, सॉल्यूशन आपने क्या बनाए, कितने करंट से रिलेटेड होकर आप लिख पा रहे हो, इन्हीं सब की परीक्षा है निबंध। ठीक है, तो कोई और बिंदु से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो बताएं, नहीं तो फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा पॉइंट है रचनात्मक तरीके से सोचने की क्षमता, क्रिएटिव राइटिंग। मैं जो पॉइंट लिखा रहा हूं ये मेरे अपने मनगढ़ंत पॉइंट नहीं है, ये यूपीएससी ने डिक्लेयर्ड पॉइंट है कि इनके आधार पर ही आपके निबंध का मूल्यांकन होगा। अगर ये क्वालिटीज आपके निबंध में हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। पहला था विषय वस्तु पर पकड़, दूसरा विषय के साथ प्रासंगिकता, रिलीवेंसी ऑफ द टॉपिक्स, रिलीवेंसी विद द सब्जेक्ट, और थर्ड है रचनात्मक तरीके से सोचने की क्षमता। अब रचनात्मक तरीके से सोचने की क्षमता का मतलब यह है कि आप रटे रटाए विचार प्रस्तुत ना करें। इसको आप चाहे तो लिख ले, रटे रटाए विचार प्रस्तुत ना करें, नए विचार, नए तर्क आप प्रस्तुत करें, लेकिन नए तर्क और नए विचार नकारात्मक ना हो। ऐसा ना हो कि नए के चक्कर में हम लोग कुछ गलत कर बैठे। रचनात्मकता का अर्थ है समाज ऑब्लिक देश के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करना, कुछ उनकी भलाई के लिए कार्य करना। जैसे अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है क्या महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो हम लोगों से बहुत से लोग इसके फेवर में बोलते हैं, 1-2 लोग डिसफेवर में बोलते हैं। ऐसे इस तरह से बनता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे में शुरुआत ही ये करते हैं कि क्यों हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हम महिलाओं के 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं। जब महिलाएं हमारे समाज का आधा हिस्सा है जनसंख्यात्मक रूप से, तो उनको रिजर्वेशन भी 50% मिलना चाहिए। यहां आपने ये जो विचार व्यक्त किया 50% वाला, ये नवीन विचार माना जाएगा, ये रचनात्मक विचार माना जाएगा, क्योंकि समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है और तार्किक है। ऐसा नहीं है कि हम 80% 90% कहते ना, फिर वो अतार्किक विचार हो जाएगा। समाज के लिए उपयोगी तो रहेगा विचार वो, लेकिन अतार्किक हो जाएगा।
तो तार्किकता प्लस उपयोगिता। जैसे हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो उसका उपयोग हम ये करें बिजली बनाने में, ना कि परमाणु बम से विध्वंस करने में। तो ये रचनात्मक तरीके से सोचने की क्षमता है कि आप कितना क्रिएटिव ले सकते हो। खराब से खराब स्कीम का भी आप फायदे बता सकते हो। जैसे कोरोना है तो अब कहेगा यार कोरोना क्या अच्छा है, लेकिन इस संकट से भी बहुत से अवसर पैदा हुए हैं। इस संकट ने हमें भविष्य के लिए सचेत रहना सिखाया है, प्रदूषण की समस्या को दुनिया के सामने लेना सिखाया है, पूरी दुनिया की एकता और भलाई के लिए एकजुट होना सिखाया है। तो कोरोना से भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। यस सर। तो यही रचनात्मकता है कि आप नेगेटिव चीजों से भी कितना पॉजिटिव आप कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग प्लास्टिक को, कूड़े को खराब समझते थे, एक क्रिएटिव सोच आई, उसने कहा जो कूड़ा है इसको रिसाइकिल होकर फिर से उपयोगी चीजें बन जाएगी। और नई चीज आई, उन्होंने कहा कूड़ा अगर रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है तो प्लास्टिक से सड़कें बन रही है। तो इतनी चीजें बन रही है, यही आपकी रचनात्मक क्षमता है। रचनात्मक क्षमता यह है कि जब पूरी दुनिया डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की बात कर रही थी तो टेस्ला के जो मालिक हैं उन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने की सोची, और आज दुनिया में पूरी सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला की है, एलोन मस्क की। जब पूरी दुनिया पृथ्वी पे जीवन बसाने की सोच रही है तो उस जमाने में वो अंतरिक्ष और मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की सोच रहे हैं। ये रचनात्मकता है। और उससे भी बड़ी रचनात्मकता ये है कि पृथ्वी पे जीवन कैसे बेहतर और संपन्न बनाया जाए, क्योंकि अगर पृथ्वी पे हम रहना नहीं सीख पाए तो मंगल में भी फिर हम 50-100 साल बाद वही करेंगे, वही प्रदूषण, वही गंदगी, वही बीमारियां, वही परमाणु बम। तो रचनात्मकता मतलब ये है कि कैसे हम बेहतर से बेहतर और बेहतर करें। जैसे पहले एग्रीकल्चर होती थी कीटनाशक दवाइयों से, फिर बायो फर्टिलाइजर आ गया, है ना, हर्बल एग्रीकल्चर आ गया। तो ऐसे लगातार हम अपडेट होते जा रहे हैं। तो हम क्रिएटिव होते जाएं, क्रिएटिव हो, उपयोगी हो, लॉजिकल हो। तो इस विचार को आयोग वाले बहुत पसंद करते हैं कि आपने बहुत अच्छी ढंग से बात की। जैसे नमामि गंगे में क्या रचनात्मकता हो सकती है? अगर मैं पूछूं, नमामि गंगे सरकार की स्कीम है, या मैं पूछूं आयुष्मान भारत सरकार की योजना है, इसमें क्या एक ऐसी चीज हो सकती है, नया विचार आप लोग आउटपुट प्रेजेंट कर सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में? नमामि गंगे बताएं बताएं। जो ये हुआ, जैसे उसका अभी जो आपकी आवाज कट रही थी। फिर के लिए जारी था उसकी नाम गंगे, जैसे कि जो जीव जंतु आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। कोई और बताए, कोई और बताए। सर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मेन एम तो गंगा को क्लीन करना है। तो ये हो सकता है कि गंगा को हम पल्यूट होने से बचाएं। क्लीन तो पल्यूट होने के बाद कर रहे हैं ना, तो उसका पोल्यूशन ही प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस सर। ठीक है। दूसरा, नमामि गंगे को अगर हम बहुत बृहद तरीके से जोड़ना चाहें तो और कैसे इसको हम सारे डायमेंशन इसके हम कवर कर सकते हैं? चलिए इस पर आप में डिस्कस करना, मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा इसका। एक रचनात्मकता के लिए मैं आपसे कह रहा हूं 2 मिनट के लिए आप लोग विचार करिए और बताइए इसमें और क्या हो सकता है। एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, टॉपिक है विज्ञान की प्रगति, विज्ञान की प्रगति और मानव मूल्यों का ह्रास। विज्ञान की प्रगति और मानव मूल्यों का ह्रास, इंग्लिश में है मार्च ऑफ साइंस एंड डेक्लाइंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ये 2001 में यूपीएससी में ऐसे आया था। इस ऐसे को आप लोग समझिए कि ऐसे का क्या मतलब निकल रहा है। विज्ञान की प्रगति और मानव मूल्यों का ह्रास। तो ऐसी चीज मुझे बताइए जो आप लोग, एक तो जनरल आप लोग बता देंगे साहब विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, ये मानव मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है,
क्या नई चीज में हो सकती है जिससे हमारे नंबर कुछ औसत लोगों से अच्छे आ जाए, या कुछ नए विचार इसमें हम प्रेजेंट कर सकें, बताइए। थोड़ा सोच के बताइए आप लोग। आप लोग मानव मूल्यों का मतलब समझ रहे हैं ना? मानव मूल्य क्या होते हैं बताइए। ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं? दायित्व होते हैं सर समाज के लिए एम्पैथी, जो पालन करता है। सत्यनिष्ठा, नाम बताइए, ईमानदारी से, वेग नहीं। हाँ सत्य, ठीक है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, और किसी का हित न करना, और सिंपैथी, एम्पैथी, और लव, अफेक्शन। ठीक, consideration, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप मतलब समझ गए होंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके फेवर में लिखते हैं। मैंने ये जो लाइन लिखी इसी के फेवर में लिख देंगे, तो वो कितना भी अच्छा ऐसे लिख दें, उनके 100 में से 50 मार्क्स से ज्यादा कभी नहीं आएंगे, चाहे इतना अच्छा ऐसे लिख दे वो, अगर वो एक चीज को और ऐड नहीं करते हैं। वो चीज क्या है, इसमें सीधे सीधे लिखा है मार्च ऑफ साइंस, यानी साइंस आगे बढ़ती है, ह्यूमन वैल्यूज का डेक्लाइन होता है। सिंपल बात कह रहा है, और सिंपल ऐसा हमें देखने में मिलता है। अगर आप केवल इसी फैक्ट को पकड़ेंगे तो आपके आधे मार्क्स आएंगे, नहीं 50% ऑफ। लेकिन अगर आप दूसरा डायमेंशन पकड़ लेंगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी कहलाएगी। दूसरा डायमेंशन क्या है कि साइंस की वजह से ह्यूमैनिटी जिंदा है, साइंस की वजह से ह्यूमन वैल्यूज कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, साइंस की वजह से ह्यूमन वैल्यूज अपग्रेडेड होते हैं। कैसे? आज साइंस की वजह से भुखमरी, हंगर खत्म हुआ, इलनेस खत्म हो रही है, पॉवर्टी खत्म हो रही है, बीमारी खत्म हो रही है, बुढ़ापा कष्टकारी कम हो रहा है, और इस साइंस की वजह से पूरी दुनिया एक हुई है। आज कोरोना में जो वैक्सीन बनी है साइंस की वजह से बनी है, उसका वैक्सीन नहीं बनती, पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है। एक आदमी जो इलॉजिकल होगा वो ये भी कह सकता है कि साहब अगर साइंस नहीं होता तो बीमारी नहीं होती। जब साइंस 200 साल पहले नहीं था तब भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, हैजा, प्लेग, भुखमरी, आपदा, सूखा, सब पड़ता था। आज साइंस की वजह से इतनी बेहतर दुनिया हो रही है, ग्लोबल दुनिया हो रही है, एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है ना। हम विदेश के बच्चों को डोनेट करके उनके ऑपरेशन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीज फैल रही है, एम्पैथी सिंपैथी फैल रही है ना। तो ये साइंस की वजह से संभव हुआ। इस दूसरे डायमेंशन को जो ऐड कर देगा, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेगा कि साइंस इज नॉट द मास्टर, इट इज द स्लेव। अगर साइंस का हम सदुपयोग करें तो ये ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ा सकता है, और साइंस का अगर हम दुरुपयोग करें तो ये ह्यूमन वैल्यूज को डिक्लाइन कर सकता है। तो साइंस अपने आप में कुछ नहीं है, इट इज ए न्यूट्रल, इट इज जस्ट पावर, है ना। हम इसका अगर मिसयूज करेंगे तो डिक्लाइन होगा वैल्यूज का, ह्यूमन वैल्यूज का, और उसका सदुपयोग करेंगे, यूज अच्छा करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे, कंट्रोल तरीके से करेंगे तो यूज हो जाएगा। जैसे आप परमाणु एनर्जी का यूज करके परमाणु बिजली घर बना सकते हो, पूरे फ्रांस में 100% बिजली परमाणुओं से है, और आप चाहो तो परमाणु बम बना सकते हो, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो जाएंगे एक बार। तो इस एंगल से, इस डायमेंशन से अगर हम चीजों को सोचेंगे तो ऐसे में मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी थी वो है थॉट प्रोसेस। आपके दिमाग में लगातार थिंकिंग की चीज चलती रहे, कुछ भी पढ़े आप, इसके प्रॉस क्या होगा, कॉन्स क्या होगा, फ्यूचर में कैसा होगा, पास्ट में कैसा होगा, क्या डायमेंशन इसके हो सकते हैं। एक डायमेंशन पे नहीं सोचना है, मल्टी डायमेंशनल। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक है। इस इंडिया में इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, फिलॉसफी, आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम, डिफरेंट तरह के सब सिस्टम है। ये सब सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आए,
आपका उद्देश्य इससे केवल बीमारी दूर करना है, लेकिन आप इस स्कीम का फायदा अगर देखेंगे तो बीमारी दूर होगी तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होंगे, हमारा एचआरडी अच्छा होगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बढ़िया होगा, गरीबी इससे कम होगी, इससे महिलाएं लंबी आयु तक जीवित रहेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट इससे बढ़ सकता है। तो इतने इसके रिपरकेशंस हैं, इतने इसके डायमेंशंस हैं, उन सबको कवर करके हमें ऐसे लिखना है। तो इसी को कहते हैं डिफरेंट डायमेंशन सोचना और थोड़ा सा क्रिएटिव होके सोचना। ठीक है, और कुछ चीज आज इस बिंदु पे आप सोचना चाहते हो? एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कभी कभी पॉपुलेशन कंट्रोल पर ऐसे आता है, तो एक तो तरीका अगर कोई सोचे कि चाइना ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, चाइना कोई एग्जाम्पल बना के पुटअप कर दे तो उसको नंबर मिलेंगे, लेकिन मेरी समझो 50% काम होगा। उससे भी एक कदम आगे चल के अगर हम चलते हैं तो है केरला का एग्जाम्पल। केरला इंडिया का स्टेट है और वहां पर एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर कर वहां की जो फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो चाइना के ही लेवल पर आ गई। तो चाइना तो एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, तो वहां तो डिक्टेटरशिप तरीके से एक रात में ही फरमान लागू हो सकता है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो किस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से केरला ने ये काम किया, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो अगर आप केरला का एग्जाम्पल देंगे तो ये क्रिएटिव कहलाएगा, और चाइना का एग्जाम्पल देंगे तो ये क्रिएटिव नहीं कहलाएगा। तो केरला का एग्जाम्पल एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल होगा, वो उसको सेलिब्रेट करेगा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो क्रिएटिव रहे और लॉजिकल तरीके से क्रिएटिव रहे, उसको हम इंप्लीमेंट भी कर पाए। और चीज आप लोग पूछना चाहते हो पूछते रहिए बीच बीच में। फोर्थ पॉइंट है कंसाइसनेस, संक्षिप्तता, छोटा लिखना। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संक्षिप्तता मतलब है आयोग ये चाहता है कि आप ज्यादा नहीं लिखें लेकिन सटीक लिखें। आपने देखा होगा कभी कभी लोग उक्ति कहते थे, पुराने जमाने में एग्जाम्पल देते थे, छोटा सा मुहावरा या लोकोक्ति कहते थे, इडियम एंड फ्रेजेस। एक बड़ी सी बात बहुत छोटे रूप में कह दी, गागर में सागर भर दिया, बिहारी के धोए, कबीर के धोए, घनश्याम के धोए। तो इस तरह की बात कहने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ये कैसे होगी, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। आपके जो विचार है वो बार बार रिपीटेटिव ना हो। हमारा ऐसे जानते क्यों बड़ा हो जाता है? इसलिए बड़ा नहीं हो जाता है कि हमारे पास ज्यादा विचार है, एक ही बात को घुमा फिरा कर हम लोग लिखना चाहते हैं। उससे क्या हो जाता है कि लिखते समय तो अच्छा लगता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोग अभी 22 लोग हैं, एक टॉपिक पर ऐसे लिखे, 1 घंटे का समय दे रहा हूं, आप लोग अपने ही ऐसे को दोबारा अगर पढ़ेंगे तो आप लोग सोचेंगे पता नहीं मैंने कितना खराब और गंदा ऐसे लिखा। अपने ही ऐसे को आप लोग पढ़ के कहेंगे, क्योंकि लिखते समय पता नहीं चलता ये विचार हम लोग कितनी बार लिख चुके हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये वाली बात तो मैं 4 बार लिख चुका हूँ, 3 बार इस वाले डाटा का यूज कर चुका हूँ, 2 बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ घुमा फिरा के। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आपके विचारों की पुनरावृत्ति ना हो, नंबर 1 चीज। दूसरा है उदाहरण, एग्जाम्पल ज्यादा ना हो। पूरे ऐसे में 2 या 3 एग्जाम्पल सफिशियंट है। बहुत ज्यादा डाटा ना हो, 3, 4, 5 से ज्यादा डाटा नहीं होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हर पैराग्राफ में एक ना एक थिंकर की बात लिख देते हैं। शुरू करेंगे स्वामी विवेकानंद से, बीच में फिर वैदिक ग्रंथों के श्लोक आ जाएंगे, अंत कर देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर से, लास्ट में कबीरदास जी का दोहा पढ़ देंगे, या यूनेस्को का कोई स्लोगन पढ़ देंगे, या मैथिली शरण गुप्त की कोई 2 लाइनें लिख देंगे। ये ऐसे नहीं होता है। आप ज्यादा से ज्यादा एक बार किसी की बात लिख सकते हैं, कोई दोहा प्रासंगिक हो, रिलीवेंट हो, और उसका भी आधा दोहा चाहे तो आधा दोहा लिख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं आने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, वाक्य आपके बहुत लंबे नहीं हो। ऐसा ना हो कि आपका सेंटेंस 4-5 लाइन तक चल रहा हो, हार्डली 20, 25, 30 शब्द तक। थोड़ा सा पॉज लेने को मिले, थोड़ा सा सोचने समझने का एग्जामिनर को भी अवसर मिले। बहुत लंबे लंबे वाक्य हो जाएंगे तो एक
तरह से उनको लगेगा कि लंबी श्रृंखला चली आ रही है, तो बोझिल टाइप का लगेगा पढ़ने में। क्योंकि पढ़ने वाले को थोड़ा सुकून मिलना चाहिए कि आप क्या चीज कह रहे हैं क्लियरिटी के साथ। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी आस्था चैनल पर साधु महात्मा लोग प्रवचन देते हैं, एक ही बात को घुमा फिरा के 2 घंटे में कहते हैं, और उसका सार कितना है, 4 लाइनों का। तो आपको ऐसे में एसेंस लिखना है, प्रवचन की तरह नहीं लिखना है। अगर 50 शब्द कम होते हैं तो मैं ज्यादा प्रेफर दूंगा शब्द कम होने को इन कंपैरिजन ऑफ ज्यादा होने को। अगर मुझे 600 शब्दों पे ऐसे लिखना है तो मैं कोशिश करूंगा 550 तक लिमिट रहूं। अगर बहुत ज्यादा विचार है तो मैं 650 तक जाऊंगा, अन्यथा मैं 550 600 के बीच में खत्म कर दूंगा। और उसका आइडिया कैसे लग जाता है, एक लाइन में लगभग नॉर्मली 7-8 शब्द आते हैं, और एक में लगभग आपके 17-18 लाइनें बनती है, तो 125-130 शब्द तो मेरे एक उसमें आते थे। तो जैसे ही 4 पेज हुए मैं समझ आता था 500-600 शब्द होने वाले, बस खत्म कर देता था। तो कंसाइसनेस की प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं, अगर कोई फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ाने आए तो आपको गुरुत्वाकर्षण ऐसे पढ़ाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, आपको लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी थ्योरी पढ़ा दी। और अगर आइंस्टीन या न्यूटन आपको पढ़ाने आ जाए रियली में, तो आपके घर में जो सामान उपलब्ध है उन्हीं सामानों से आपको अंतरिक्ष साइंटिस्ट बना देंगे। जानते क्यों, ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्लियरिटी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी एक शब्द है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है उसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी उतनी अच्छी होती है। तो और जिसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कम होती है वो उतनी कठिन तरीके से अपनी बातों को समझाता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था ए फॉर एप्पल, आज भी मैं अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं क्रिएटिविटी यूज नहीं कर रहा हूं। क्या ए से एप्पल ही होता है? ए से अमेरिका भी होता है, ए से अनाकोंडा भी होता है। बहुत सारी चीजें घर में ऐसी हैं जो ए से हो सकती है, लेकिन हम नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि हमने ए से एप्पल रट लिया है, और आयोग रटने के नंबर कम देता है, ठीक है। तो पर्पस हमारा एबीसीडी सिखाना था, लेकिन हमने एप्पल रट लिया। तो चीजें ये थोड़ा सा हम लोग लिखते समय सोचे समझे कि इसमें और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। आज आप लोग किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना, आंख बंद करके, फिर आप उसी टॉपिक पर 1 महीने बाद ऐसे लिखना, फिर आप उसी टॉपिक पर 6 महीने बाद ऐसे लिखना। आप देखोगे उत्तरोत्तर उसमें सुधार हो रहा है। आपकी लेखन शैली में सुधार होगा, विचारों में सुधार होगा, आपका ऐसे ज्यादा कंसाइज होगा, ज्यादा प्रेजेंटेबल होगा। ये तभी होगा जब धारा धीरे धीरे करके आप पढ़ेंगे। ये एक दिन की स्ट्रेटजी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग नॉर्मली जीएस की तैयारी बहुत करते हैं, सब्जेक्ट की तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे में बहुत आसानी से आप 70% तक मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ऐसे में लोग मेहनत बहुत कम करते हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि नहीं भी आता होगा तो 100 में से 30-40 नंबर तो आ ही जाएंगे। ये बात सही है। आप लोग अपने 10th 12th में आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में फेल हुए होंगे। कोई हिंदी में फेल नहीं होता, लेकिन मेरे सर भी एक अच्छी बात कहते थे, हिंदी में फेल कोई नहीं होगा, लेकिन हिंदी में किसी के 90 नंबर भी नहीं आएंगे 100 में। क्यों? क्योंकि हिंदी हम लोग कभी नोट्स बना के नहीं पढ़ते हैं, हिंदी कभी मेहनत और लगन से नहीं पढ़ते। वो भी तो एक सब्जेक्ट ही है, ऐसे है। अगर हम लोग प्लानिंग तरीके से तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग पॉइंट बना लेंगे और घर पे भी 5-6 ऐसे तैयार करके रख लेंगे तो फिर मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए कंसाइसनेस तक। इस हद तक कोई अगर उलझन हो, आपको कोई चीज अस्पष्ट लगी हो तो अभी आप क्लियर कर सकते हैं। बताएं आप लोग। सर डायग्राम वगैरह का सर यूज कैसे करते हैं सर, वो बता दीजिए सर बीच में। डायग्राम, चार्ट, ये सब स्टैटिस्टिक्स के लिए रखिए, आप लोग मेंस के लिए रखिए। ये ऐसे में यूज नहीं होते हैं। गलती से भी कभी डायग्राम, कभी कोई चित्र, कभी कोई इस तरह का टेबल, ग्राफ नहीं बनाना चाहिए। इससे ऐसे का जो नेचर है वो नष्ट हो जाता है, नेगेटिव में असर पड़ेगा, मार्क्स आपके कम होंगे बल्कि इससे।
और कोई पॉइंट? सर इसकी संरचना बनाते हुए कोई ऐसे जी उसकी संरचना बनाएंगे तो सर जो पर्चा होता है उसमें मध्य भाग में कैसी चीजें करें सर? कैसे लेयर बना लें कि हम पूरा यानी कि बॉडी में बीच में जो मध्य पार्ट होता है उसका उसमें भी वो समानता रखें। ऐसा होता है जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगा, कुछ टॉपिक पर मेरे आइडियल ऐसे तैयार है, मैं आपको दूंगा और आपसे प्रयास करने को कहूंगा कि आप उस पर ऐसे लिख के दिखाएं, फिर मैं अपने आइडियल आंसर आपको दूंगा। तो उससे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे प्रस्तावना लिखनी है, इंट्रोडक्शन, मिड पार्ट, लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। उससे आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगा। ऐसे रफली बताना बड़ा कठिन होता है, संभव ही नहीं होता है ना। तो हर चीज को कंसाइसली स्लोली स्लोली करेंगे। और कोई इधर कोई चीज हो बताइए। सर अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं सर उनको लाइन में? ये अंडरलाइन जो वाली आदत है, ये हम लोग की क्लास 6 से चली आ रही है, क्योंकि उस समय हम लोग के एग्जामिनर ऐसे होते थे कि अंडरलाइन करा हुआ पढ़ते थे, जो इसके से मार कर दिया, काला कर दिया, लाल हरा पला कर दिया, बिंदु लगा दिए, माला बना दी। जो एग्जामिनर आयोग के होते हैं वो आपके हर शब्द हर लाइन को पढ़ते हैं, इसलिए अंडरलाइन की कहीं कोई जरूरत नहीं है और मत करिए, क्योंकि अंडरलाइन कर कर आप अनावश्यक एग्जामिनर को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस चीज को पढ़िए। वो तो सारी चीज पढ़ ही रहा है। हाँ, कोई चीज अगर आपने किसी का एग्जाम्पल दिया है, किसी ऑथर की कोई बुक्स दी है, तो इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज लिख सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता स्केच पेन की कुछ पॉइंट बनाने की इस तरह की जरूरत पड़ती। ऐसे बिल्कुल सिंपली होता है। जैसे आपने कभी कभी ऐसे वाली कोई किताबें देखी होंगी, कहीं उनमें इस तरह का नहीं रहता है। जो अच्छे लिटरेचर वाली बुक्स होती है उसमें कभी इस तरह का नहीं रहता है। और बताइए। हाँ हेलो जी। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कंटिन्यूस लिखते रहते हैं, तो मतलब कभी कभी लिखने में सर हिंदी टू इंग्लिश मतलब कभी ये वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर नो? अगर आप हिंदी मीडियम की है तो यस। हिंदी में ही लिखिए, ओके सर। और अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है तो भी उसको हिंदी में करके लिखिए। यस सर, थैंक यू। आपकी जो लिपि है उसी से हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। तो कभी बार आप लोग सोचते हैं ना हिंदी का इंग्लिश लिख देंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, वो निगेटिव ज्यादा जाता है। बिल्कुल टिपिकल हिंदी में लिखिए। ओके सर। एक लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, विचारों की युक्ति संगत प्रस्तुति, द लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। कि आयोग की तरफ से 5th पॉइंट 6 पॉइंट दिए गए। 5th पॉइंट है लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, विचारों की युक्ति संगत प्रस्तुति। प्रस्तुति मतलब अभिव्यक्ति। इस तरीके से लॉजिकल तरीके से हम लिख रहे हैं। कई बार ऐसों का नेचर जो है इमेजिनरी टाइप का होता है, तो इमेजिनरी टाइप के ऐसों को अगर हम छोड़ दें, काल्पनिक ऐसों को, जो नॉर्मल ऐसे हैं उनको हमें लॉजिकल तरीके से लिखना है। जैसे भारत में अगर क्वेश्चन आ जाए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर, तो अब आप कहोगे इसके लिए, कई लोग कहते हैं ना कि साहब जैसे हमारे देवी देवता उत्तरदायी हैं, या कोई कहे साहब कोई धार्मिक ताकतें इसके लिए उत्तरदायी है, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। आपको इसके रीजन लॉजिकली छांटने पड़ेंगे। जैसे इलिटरेसी, हमारा जो रूरल बैकग्राउंड है, हमारा जो कास्ट सिस्टम है, हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, हमारा जो ग्रामीण कृषि संस्कृति है, पैट्रियार्चल सोसाइटी है, इलिटरेसी में महिलाओं का जॉब नहीं करना है, ऐसे रीजनों से आप लॉजिकल अपने ऐसे को बनाएं। जब आप सॉल्यूशन दें तो सॉल्यूशन भी आपके लॉजिकल हो। सॉल्यूशन ये नहीं हो कि मान लो पृथ्वी में प्रदूषण बढ़ जाए तो आप ये रीजन दे दें कि साहब मंगल ग्रह चला जाए। नहीं, हम जहां पर हैं उसी सिस्टम को कैसे और बेहतर और अच्छा बनाएं। जैसे मान लीजिए लोकतंत्र में कुछ समस्याएं हैं, चुनाव सही समय से नहीं हो रहे हैं, चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, तो एक आदमी इलॉजिकल तरीका दे सकता है, साहब लोकतंत्र हटा के चाइना का शासन लागू कर दिया जाए। तो ये इलॉजिकल हो गया। इलॉजिकल माने अतार्किक। अतार्किक मतलब हो गया है आज की तारीख में निगेटिव। मतलब आपकी सोच जो है अतार्किक है। अतार्किक मतलब कि आपकी बात में तर्क नहीं है, आप अपनी बात को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। चाइना का शासन चाइना जैसा रूल भारत में कैसे संभव है?
तो इसी डेमोक्रेसी में हम क्या सुधार करें कि हमारी ये डेमोक्रेसी अधिक फ्रूटफुल, अधिक इफेक्टिव और अधिक इम्प्लीमेंटेबल हो जाए। तो इसी में सुधार आपको चाहिए पड़ेगा। बहुत से लोग अच्छी लाइन इसमें लिखते हैं कि लोकतंत्र का विकल्प लोकतंत्र है। मतलब ये है कि लोकतंत्र का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लोकतंत्र से अच्छा कोई सिस्टम है ही नहीं है। जो भी कुछ है लोकतंत्र है। कुछ समस्या है तो उसकी समस्याओं को हम दूर करते रहें, इसी सिस्टम को हम बेहतर बनाते रहें। तो इस तरह की जो सोच होती है इसको हम कहते हैं लॉजिकल। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप एक क्रमबद्ध तरीके से अपने ऐसे को लिखें, इसमें सिक्वेंशियल तरीके से। जैसे पहले किसी की डेफिनेशन लिखे, फिर किसी की विशेषताएं लिखे, फिर मिलती जुलती जो कंसेप्ट है उनमें हम डिफरेंसेस लिखे, फिर हम उदाहरण लिखे, फिर हम समस्या का कारण बताएं, फिर हम गवर्नमेंट की स्कीमें बताएं क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट है, फिर गवर्नमेंट की स्कीम में क्या सुधार हो सकता है, लास्ट में एक हम आशावादी या फ्यूचरिस्टिक एक सॉल्यूशन दें। जैसे आतंकवाद पर ऐसे आता है तो सबसे अच्छा ये है कि हम लोग शुरुआत प्रस्तावना की बात करें। आतंकवाद की क्या डेफिनेशन है, जरूरी नहीं किसी विद्वान की डेफिनेशन है, एक सिंपल आप लैंग्वेज में समझा सकते हैं ये आतंकवाद है। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद जो है वो नक्सलवाद से, आतंकवाद जो है युद्ध से, आतंकवाद डकैती से और ऑर्गेनाइज क्राइम से कैसे अलग है। अगर आप ये डिफरेंट करना सीख गए तो ये समझा जाएगा कि आप आतंकवाद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। नहीं तो होगा क्या कि आपको ऐसा लगेगा पढ़ते पढ़ते कि आपका आतंकवाद नक्सलवाद से मिल गया, आप कहीं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, अंतर ही नहीं कर पा रहे। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी, अवधारणात्मक स्पष्टता बहुत जरूरी है। आयोग ये जानना चाहता है कि ये मालूम रहे आपको कि ये चीज सही है, ये चीज से अलग है, इस चीज को इसमें नहीं दिखना है। ये अभ्यर्थी को शुरू से मालूम हो, आपके ऐसे में कहीं पर भी अस्पष्टता ना हो। मतलब कई बार होता है आप कहना कुछ चाह रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, तो पूरा कंफ्यूजिंग ऐसे हो जाता है। हमको तो लिखते समय समझ में आता है कि हम सही लिख रहे हैं क्योंकि अपनी चीज है ना। जब किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो उसकी समझ में वो चीज आ रही कि नहीं आ रही। इस तरीके से हमें चीजों को प्रेजेंटेबल तरीके से लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, एक बहुत दिनों पहले ऐसे आया था वुमेन फ्रीडम, नारी स्वतंत्रता या स्वच्छंदता, स्वतंत्रता या स्वच्छंदता। तो सबसे पहले हमें ये जानना, हम लोग जानते हैं कि अंतर है दोनों में, लेकिन हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी के कारण ये अंतर नहीं कर पाते हैं कि आजादी कहाँ है और निर्द्वंद आजादी कहाँ है। निर्द्वंद माने बिना अंकुश के, विदाउट कंट्रोल फ्रीडम, और एक है फ्रीडम विद कंट्रोल या फ्रीडम विद लिमिटेशंस, और एक है एब्सोल्यूट फ्रीडम जिसे हम लोग कहते हैं स्वच्छंदता। तो ये अगर हमें डिफरेंस मालूम है तभी हम स्वतंत्रता पर अच्छे तरीके से विषय को लिख पाएंगे, है ना। हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, ऐसे हर हाल में देना है, एक फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स है। लेकिन जो स्वच्छंदता है ये हानिकारक है, तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है, दूसरे व्यक्ति को, समाज को परेशान कर सकती है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आपको मालूम होने चाहिए। उसी प्रकार से आरक्षण पर जब आप लिखें तो आरक्षण, सोशल जस्टिस, इनइक्वलिटी, इनका अंतर आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो आप आरक्षण क्या है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन पहले ये शुरू में क्लियर कर दो कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, इसका एम और गोल क्या है, ठीक है, और असमानता क्या है, असमानता किस प्रकार की थी, और सामाजिक न्याय क्या है।
अगर आप लोग समझे तो सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और सामाजिक न्याय की एक व्यवस्था के रूप में हम लोग आरक्षण देते हैं। आरक्षण जैसे और भी बहुत से तरीके हैं सामाजिक न्याय को बढ़ाने के। तो सामाजिक न्याय हमारा गोल है, आरक्षण हमारा मीन्स है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करें चीजों को। अभी हम लोग जैसे 9th 10th 11th 12th में जो ऐसे लिखते थे, उससे थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा अलग है। मतलब इसको थोड़ा सा विचारपूर्ण बनाना है, और ये 1-2 दिन में नहीं बनेगा, ये बनेगा साल, 6 महीने, 2 साल की लंबी धीरे धीरे प्रोसेस। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं कि आप लोग कोशिश करिए हफ्ते में 4-5 घंटे ऐसे को दीजिए। 1 वीक में संडे वैसे आपने मान लीजिए आज चूज कर लिया है, तो इस दिन क्लास करिए, 2-3 घंटे ऐसे पढ़िए, और 1 या 2 टॉपिक पे ऐसे लिखिए, और उन टॉपिक पे लिखिए जो आयोग में पिछले साल आए हो, 1 साल पहले, 2 साल पहले यूपीएससी में। और यूपी में जो ऐसे आते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं कि इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। जैसे यूपी में एक ऐसे प्रदूषण से रिलेटेड जरूर आता है, हर साल एक ऐसे आता है, पर्यावरण प्रदूषण पर आए, चाहे बायोडाइवर्सिटी पर आए, नमामि गंगे पर आए, चाहे पर्यावरण प्रदूषण और गंगा की स्वच्छता पर आए सॉरी। तो आप लोग प्रदूषण टॉपिक पे कम से कम 10-15 पेज का एक मटेरियल तैयार कर लीजिए। ऑनलाइन योजना से, कुरुक्षेत्र से, विज्ञान प्रगति एक किताब आती है, सॉरी मैगजीन आती है, उस तैयार कर लीजिए। प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी चीज आए, ये ऐसे हमें तैयार रहेगा, तो घूम फिर के उन्हीं सबसे मटेरियल आ जाएगा। तो ऐसे हम तैयार करते थे। ऐसे प्रदूषण पे हमने टॉपिक चूज कर लिया, वही इस पे आना ही आना है। 10-15 पेज का मटेरियल कहीं से हो गया, उसको सबको पढ़ रखा है, समझ रखा है। इसमें क्या हो गया, आप गांधी जी की कोट भी कर सकते हो। गांधी जी का है ना कि पूरी पृथ्वी जो है पूरे लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है। अभी 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, अगर 20 अरब भी हो जाएंगे, 25 अरब भी हो जाएंगे, सबकी जरूरत पूरी हो जाएगी। सबकी जरूरत क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटी। लेकिन एक आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि लालच से क्या होता है, शुरू पर्यावरण प्रदूषण। लालच जैसे रावण का लालच है ना, नेपोलियन का लालच था, हिटलर का लालच था, पूरी दुनिया चाहिए। पूरी दुनिया कैसे मिल जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी बातें अगर आप लिखेंगे, फिर आप ये लिख सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो जल संकट को लेकर होगा। ऐसा भविष्यवाणी करी जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो देशों के बीच में पानी की लड़ाई को लेकर होगा। पानी का क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, किसी ने आइंस्टीन से पूछा था क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो आइंस्टीन ने कहा था तीसरे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ चौथा कभी नहीं होगा। इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? कोई अगर आपसे पूछे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये कहना चाहते थे कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो इतना विनाशकारी होगा कि उसमें मानव जाति के बचने की संभावना बहुत कम है। देखिए आपने ये वाली बात कही, ये वाली बात आपकी 95% सही है। आप इसमें थोड़ा सा किंतु परंतु लगा गए। आप इसमें सीधे सीधे बोलिए आइंस्टीन का ये मतलब था कि तीसरा अगर होगा तो मानव जाति का पूरा विनाश हो जाएगा। आपने अपने को सेफ साइड करने के लिए हल्का सा ये कह दिया कि मानव जाति की बचने की उम्मीद बहुत कम रहेगी, तो थोड़ी सी उम्मीद तो आपने छोड़ दी। यहाँ पे थोड़ी सी रह जाएगी तो चौथे विश्व युद्ध की उम्मीद ही पैदा हो जाएगी फिर। तो सीधा सीधा मतलब यही था कि पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी, ना आदमी रहेगा ना रहेगा, बास ना बजेगी बांसुरी। तो कितनी बड़ी और कितनी गहरी बातें जो लोग एक छोटी लाइन में कह जाते हैं, इससे रिलेटेड पूरी दुनिया की लगभग 20-25 कोट थी जो हमने पर्यावरण प्रदूषण में लिख रखी थी। ऐसे आता, कोई भी ऐसे आता, गांधी जी की, आइंस्टीन की 20 मुझे याद थी उस जमाने में, तो 2-3 फिट हो सकती थी टॉपिक के हिसाब से। ऐसा नहीं 20 के 20 लिखना है ना। उसमें अबुल कलाम साहब की थी, नारायण मूर्ति की भी थी, अमर सेन की भी थी, कई सारे लोगों की थी, संस्कृत के 1-2 श्लोक भी थे। तो अपने टॉपिक के हिसाब से, रिलीवेंसी के हिसाब से उसमें फिट कर सकता था। तो उससे क्या होता है कि आपका ऐसे लगेगा बड़ी विद्वतापूर्ण व्यक्ति ने लिखा है। गांधी की बात भी लिख दी, महात्मा बुद्ध की कोई बात थी, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में लिखा हो, है ना। ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको भी मैंने इसमें कवर करा। तो पर्यावरण प्रदूषण जब भी कवर करो तो उसमें सारे टॉपिक कवर करो। ऐसा ना हो कि आपने नमामि गंगे तैयार कर लिया और आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, अब आप कहोगे इसमें हम क्या लिखते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण को जब भी आप लिखो तो उसको सामाजिक डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट। नमामि गंगे केवल गंगा की स्वच्छता नहीं है,
ये पूरे देशवासियों की स्वच्छता का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि नमामि गंगे जो है, गंगा लगभग 40-50 करोड़ लोगों के पास से होकर गुजरती है। अगर गंगा स्वच्छ हो गई, हमारी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालक, हमारी जमीन की उर्वरकता, ये सब साफ सफाई हो जाएगी। गंगा का पानी पीने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे। क्यों? 50% लोगों को बीमारियां इसी की वजह से है। जल संबंधी बीमारियां है, जल संबंधी रोग है, बीमारी, गरीबी, भुखमरी सब इसी की वजह से है। नदी हमारी जीवन वाहिनी है। इस शब्द के अर्थ को समझो। जीवन वाहिनी यानी जीवन को बढ़ावा देती है। जल ही जीवन है। कहने में छोटा लगता है, लेकिन हो सकता है इसी पे पूरा ऐसे आपको लिखना पड़े, जल ही जीवन है। अब लिखो आप तो आप पूरी इस चीजों को समझो बहुत व्यापकता के साथ में। तो जरूरी है कि नमामि गंगे से रिलेटेड भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो वेबसाइट है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी, देखिए इतने अच्छे तरीके से उसमें समझाया रहता है, इतनी अच्छी उसमें मुहावरे, उक्तियां होती है कि उससे आपका ऐसे बड़ा खूबसूरत और बड़ा संगठित बन जाएगा। तो ऐसे मैंने एक पर्यावरण प्रदूषण बता दिया। दूसरा जिस पर ऐसे आता है यूपीपीसीएस 100% एक ऐसे आएगा, वो आता है इंडियन पॉलिटी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें चुनाव, सुधार, भारत में राजनीतिक दल, न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता, इन टॉपिकों पे रहता है। तो एक आप 10-15 पन्ने का नोट्स इस पे तैयार कर लीजिए। पहले तो मटेरियल इकट्ठा करिए। इतना मटेरियल इकट्ठा मत कर लीजिए कि पता चला 100-200 पेजेस का आप पढ़ ही ना पाओ। जब पढ़िए तो उसे मार्कर से अंडरलाइन कर दीजिए पढ़ते समय, लिखते समय नहीं, लिखने में नहीं करना है, पढ़ते समय कर दीजिए। कोई महत्वपूर्ण चीजें हो उसको रिलेटेड करते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए स्कीमों के साथ, सरों के साथ। दूसरी चीज, फैक्ट पे कम ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए जुडिशियल एक्टिविस्ट पे ऐसे आता है न्यायिक सक्रियतावाद, तो पहले समझिए न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, संविधान में क्या व्यवस्था है, किस न्यायाधीश ने शुरू की, किस केस से शुरू हुई, ये सब चीजें सेकेंडरी है, बल्कि और टर्शियरी है और निचले स्तर पर है। इनका बिल्कुल महत्व नहीं है। महत्व आपके विचारों का है। और हम लोग जानते क्या करते हैं, जिन चीजों का महत्व कम होता है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। जैसे मैं इंटरव्यू क्लास लेने जाता हूँ कोई बच्चों की, 99% बच्चे ये पूछते हैं सर टाई लगा के जाए कि नहीं जाए, सर बेल्ट हम कैसा पहने, हाथ में अंगूठी पहने कि नहीं पहने इंटरव्यू के समय। 100 में से 1-2 बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि सर हम करंट में क्या पढ़ के जाए, या सर हम विचारों की अभिव्यक्ति किस तरीके से करें। जो काम की चीज होती है, आपके सौंदर्य को, आपके वस्त्रों को देखने के लिए इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है। उसी प्रकार से आपके जो डाटा है, आपकी जो हैंड राइटिंग है, इसको देखने के लिए आपको ऐसे नहीं लिखवा रहे हैं, ऐसे केवल और केवल आपके विचार जानने के लिए बुला रहे हैं। आपकी राइटिंग के लिए पठनी होनी चाहिए कि आप तो पढ़ पाओ, संग में वो भी पढ़ पाए। ऐसा ना हो कि वो आपको बुलाए पढ़ने के लिए, कितना कठिन हो जाए उसके लिए पढ़ना। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। पहले भी हम लोग लिखते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले, एक बात याद रखिएगा कभी जीवन में, जो चीजें पहले से मालूम रहती है ना, उनके बारे में हम लोग एकस्टम हो जाते हैं और मालूम है ऐसे लिख लेंगे, वहीं पर आदमी गच्चा कर जाता है। क्यों? क्योंकि पहले भी अच्छे नंबर नहीं आए। पहले किसी के बहुत अच्छे नंबर ऐसे में आते रहे हो तो उससे मैं कह सकता हूँ कि भाई चलो तुम एक्सक्यूज ले लो, हफ्ते में एक बार नहीं 15 दिन में एक बार लिखो। किसी बात को बार बार लिखते रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें आ गया है। जब तक हम अपने सीनियर से, अपने कलीग से चेक नहीं करवा ले, तब तक संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। और अब तो यूपीएससी पीसीएस की जो टॉपर्स है, इनके द्वारा बने हुए नोट्स आपको साइटों पर मिल जाएंगे, वेबसाइटों पर है, फेसबुक पर है, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कि पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग तैयार कर सकते हो, ये पढ़ते हो उसको, लेकिन लिखने का तरीका निबंध की तरह होना चाहिए, प्रश्नोत्तर की तरह नहीं होना चाहिए। और एक चीज और है कि निबंध का तरीका भाषण की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जोर जोर से नहीं, भावुकता में आदमी बह जाता है, संवेदनशीलता में बह जाता है, नहीं। तो उसका तरीका यही है, जब आप ऐसे लिखें, 4-5 लाइन लिखने के बाद पॉज हो जाए, फिर जो 4-5 लाइन लिखी है उनको पढ़े, समझे, और जो 12-14 मिनट में पीछे हमने सिनॉप्सिस बनाई है उसको देखते रहे। ऐसा नहीं है 15 मिनट लिखने के बाद सीधे आगे लिखने बैठ गए, नहीं।
हर पैरा के बाद उसको देखते रहे कि उसकी सारी चीजें हम लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। ये लिखने का तरीका होता है मोटा मोटा। और चीज बताएं आप लोगों को कि आप लोगों की जो पहली क्लास है तो स्वाभाविक है बहुत ज्यादा आप लोग फैमिलियर अभी तक नहीं रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे 2-3-4 क्लासेस में लिखने के बाद, टॉपिक बताने के बाद आप लोग फैमिलियर हो जाओगे। एकदम से कोशिश मत करो कि एकदम से टॉप गियर में पहुंच जाते हैं। फिर गाड़ी नहीं पहले गियर में चलती है, वे दूसरे गियर में, तीसरे गियर, एग्जाम के साथ 5वें गियर में जाती है। अभी आप लोग फर्स्ट गियर में हो, टॉपिक के साथ फैमिलियर हो। ये मैंने जो 5 पॉइंट लिखा है, 6 पॉइंट लिखा है, इसको आप बिल्कुल एक कॉकेज में लिखकर अपने बिल्कुल जहां पर पढ़ने बैठते वहां पर इसको चिपका लीजिए और हफ्ते में एक ऐसे जरूर लिखिए, उसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मेरे पास समय होगा मैं अच्छे ढंग से चेक कर लूंगा, कुछ अपना मेरा ऐसे का मटेरियल है वो आपके संग शेयर कर दूंगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। तो एकदम से धीरे धीरे करके सीक्वेंशियल लेवल में आपको आगे बढ़ना है। और चीज बताएं आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? जनसत्ता पेपर होता है सर, उसमें 5वें 6वें पेज पे आता है सर, वो एडिटोरियल से आता है, एक करंट से रिलेटेड भी आता है नीचे, उसमें वैसे आमने सामने करके कुछ देते, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण के तौर पर देते हैं सर। उसमें सर पहला जो पैरा होता है उसमें नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें उसका, या पेज कटिंग करके रखिए? उसमें किस चीज के नोट्स बनने, मेंस के नोट्स बनने आपके? नहीं, ऐसे के लिए सर हम जो कोर्स वगैरह नीचे आता है, लेकिन वो करंट से इश्यू जो भी आता है उसमें वो देते हैं, वो एडिटोरियल आता है जो जनसत्ता में सर। जी 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 जी, हाँ सर उसको कैसे? मेरी आदत ये थी, जैसे मैं उस जमाने में क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था, तो जैसे मान लीजिए क्रॉनिकल में आंतरिक सुरक्षा पे कुछ टॉपिक निकले, 2-3 पेज बनकर आए, तो उसमें जो चीज मुझे काम की लगती थी अंडरलाइन कर लेता था मार्कर से, उन पेजों को काट के अपने ऐसे वाले में लगा देता था मैं, कि इंटरनल सिक्योरिटी पे ऐसे आएगा या भारत पाकिस्तान संबंधों पर आएगा, तो एक फाइल बना ली थी, उसी में उसको ऐड करता चला जाता था। तो मेरा तो ये रहा कि मैं प्रत्योत्तर, क्रॉनिकल, योजना कुरुक्षेत्र, जहां से रिलीवेंट चीज मिलती थी वहां से वो पेज फाड़ के और उसको फिर मार्कर से अंडरलाइन करके वही चीज उसमें मैं लगा लेता था अपनी फाइल में, ताकि जरूरत के समय एक ही जगह मटेरियल रहे, भटकना ना पड़े आपको। ये तरकीब रहती थी। तो ऐसा ही आप करिए, सारा बिल्कुल कंसाइज कर लीजिए। और बताइए राहुल, गौरव, विकास, नकुल, प्रतीक्षा, बबीता जी। हेलो हाँ जी, सर, आप ना एक हमें ऐसे दे दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम तक हम सर प्रैक्टिस कर सकें उसकी। बहुत अच्छा। आर्थिक उदारीकरण एंड इट्स इम्पैक्ट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आर्थिक उदारीकरण और इसका प्रभाव भारत पर। ये 600 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है। तो अगले हफ्ते अगर क्लास होती है या इस तरह का, तो आप इस तरह से ऐसे लिखिए, आर्थिक उदारीकरण और भारत पर इसका प्रभाव, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये एक टॉपिक हो गया। सिनॉप्सिस आप बनाइएगा जरूर, टॉपिक तो उसमें कोई चूज करने को नहीं है, 15 मिनट की सिनॉप्सिस बनाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि आर्थिक पूछ रहे हैं, फिर हमने उदारीकरण पूछा है, फिर हमने भारत पर प्रभाव पूछा है। तो देखिए जैसे मेंस में एक पूरा पैराग्राफ लाइन बनती है, सेंटेंस बनता है, ये ऐसे में कभी सेंटेंस नहीं बनता है। जैसे ऐसे में आए ना, आर्थिक उदारीकरण और भारत पर प्रभाव, ये ओपन हो गया, ओपन चैलेंज। ये हमने इसमें एक सेंटेंस नहीं बनाया। सेंटेंस क्या बनता, आर्थिक उदारीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है करके सेंटेंस, तो ये सेंटेंस बनता। ऐसे में कभी सेंटेंस बन के नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर आपको खुली छूट देता है कि आप भारत पर प्रभाव लिख रही है, पॉजिटिव भी लिख सकती है, नेगेटिव भी लिख सकती है, ये भी लिख सकती है कोई प्रभाव नहीं हुआ, ये भी लिख सकती है कि भारत पर प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है तो केवल इकोनॉमी पे ही इम्पैक्ट हुआ, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ा है, कल्चर पर, धर्म पर, रिलीजन पर, इंटरटेनमेंट पर।
कैसे चीजें कवर करना है, तो काफी खुली छूट देता है एग्जामिनर। तो उसको 2-3 बार पढ़िए, समझिए, कम लिखिए, लेकिन लिखिए बहुत अच्छे तरीके, हर चीज के पीछे लॉजिक रहे, ये सोच के लिखिए। और बताइए। मैं 2-3 बुक्स आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। एक मंथली मैगजीन तो आप लोग पढ़ते ही हैं, क्रॉनिकल, प्रत्योत्तर दर्पण, योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति। एक विज्ञान प्रगति आती है, एनवायरमेंट के बारे में बेस्ट है। अगर आपको एनवायरमेंट और इससे रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड चीज चाहिए तो विज्ञान प्रगति आप हर महीने आती है, पढ़ते रहिए। ऐसे के लिए हिंदी वालों के लिए परीक्षा मंथन बेस्ट है। परीक्षा मंथन आप देखिए, आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए एक स्पेक्ट्रम आती है, स्पेक्ट्रम का हिंदी निबंध, उसमें लगभग 40-50 निबंध दिए, बहुत अच्छे और बहुत क्लासिकल तरीके से दिए हैं। और इसके अलावा अच्छे निबंध अगर कहीं गूगल पर या किसी के फेसबुक पर या किसी टॉपर्स के हों, वो भी मेरी समझ। बाकी आपका जो सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड आप लिखिए। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पॉलिटिकल सिस्टम सही रहेगा, सोशोलॉजी है तो आपका वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे टॉपिक पर सही रहेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, एलपीजी, जीडीपी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इससे बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब मैं पीसीएस में था तो एक ऐसे आया था, सूखा और इसका प्रभाव, ड्रॉट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो जो ज्योग्राफी का बच्चा था उसने सोचा कि ये तो मेरे टॉपिक ही है, सूखा, बाढ़, चक्रवात, ये मेरा टॉपिक ही है, तो उसने उसमें बहुत अच्छा ऐसे लिखा। लेकिन हुआ क्या, उसको 50 में से 17-18 मार्क्स आए, 1/3 मार्क्स। क्यों? पूरा ऐसे उसने टेक्निकल लिख दिया। सूखा किसे कहते हैं, सूखा मतलब इतनी कम वर्षा होना। भारत में सूखे के 5 क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये है, मानसून ऐसे देर से आता है, मानसून वैसे देर से आता है, कृषि पे ये इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा उसने टेक्निकल लिख दिया मीन्स की तरह। ऐसे भूगोल से रिलेटेड जरूर है, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस चाहता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्योग्राफी की अवेयरनेस हो, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि सूखे की वजह से गांव से लोग शहर पलायन करते हैं, तो उनके बीवी बच्चे घर पे ही छूट जाते हैं। फिर वहां पर लड़कियों को घर का पूरा काम करना पड़ता है, लड़कियों की शिक्षा नहीं हो पाती। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो गरीब है, बेरोजगार है, पिछड़े है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा सुसाइड होती है। इस तरीके से बड़ा बड़ा के आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा सूखा मतलब कितनी बड़ी समस्या। तो इसकी प्रॉब्लम्स, इसके निदान, सॉल्यूशन, खाली वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम कहने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरा सोशल फॉरेस्ट्री का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सामाजिक वानिकी कैसे हम करेंगे, कैसे पर्यावरण संरक्षण करेंगे, कैसे सतत विकास करेंगे, कैसे छोटे छोटे लॉन हम देंगे, माइक्रो, जिसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ऐसे चीजों से कैसे हम, अबुल कलाम साहब की एक लैंग्वेज है रूरा, RURA, पूरा PU, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी रूरल एरियाज। अब्दुल यूनिस जो बांग्लादेश के हैं, इन्होंने माइक्रो क्रेडिट के बारे में बताया कैसे छोटे छोटे लोन देकर हम सूखा खत्म कर सकते हैं, बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। तो जब आपका पूरा होलिस्टिक है, ये नहीं कि मेरे सब्जेक्ट से आ गया, मेरा पढ़ा हुआ इसलिए मैं अच्छा लिख लूंगा, नहीं, आपको डिफरेंट डायमेंशन में सोचना है। ऐसी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, UPSC के एक लड़के ने, IIT का बंदा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक IT पे निबंध आया कि सूचना क्रांति जो है नई क्रांति है, या आगे वाले भविष्य का मतलब आगे वाले फ्यूचर का बैकबोन है। उसने पूरा IT पे लिख दिया, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सॉफ्टवेयर, जावा प्रोग्राम, ये वो सब। उसके 200 में से 17 मार्क्स आए, केवल 17। सूचना क्रांति आज हम जो उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया एक हो गई, कोरोना में असर देखा, ये सब चीजें जो रिलेटेड करके बताता चला जाए। घर बैठे ही, और घर ही ऑफिस हो गया, पूरा मोबाइल में ही स्कूल आ गया। पहले स्कूल में मोबाइल ले जाना बंद था, अब स्कूल पूरा मोबाइल में आ गया। तो कैसे कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं, ये सब IT की वजह से हुआ। तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे सब, क्योंकि ऐसे मतलब होता है सामाजिक होना व्यक्ति का। सामाजिक व्यक्ति ऐसे कवि होता है ना, कवि, साहित्यकार, ऐसी निबंधकार सामाजिक होता है, समाज से जोड़ के लिखता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल आप अलग तरीके से सोच के लिख दो, ऐसा नहीं।
तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता। टेक्निकल ऐसे को मत बनाइए। अपनी ज्यादा जानकारी, ज्यादा विद्वता का प्रदर्शन वहां नहीं करना है। अपने विचारों का और समाज में उसकी क्या उपयोगिता है इसका प्रदर्शन करना है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समाज में योगदान या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो हमें इसके टेक्निकल पे नहीं जाना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बनते हैं, 4 सिलेंडर होते हैं साहब, बैटरी से चलता है, इन्वर्टर से चलता है। नो, हमें ये दिखाना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कैसे हमारे प्रदूषण को कम किया, कैसे हमारे परिवार और समाज की सर्वाइविलिटी बढ़ाई, कैसे हमको हमारे स्वस्थ रहने की दर बढ़ा दी, हमारी बीमारी कम कर दी, हमें नए रोगों से बचा दिया, हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ा दिया, कैसे संपन्नता लाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मेरी समझ थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ रहे होगे, अगर थोड़ी थोड़ी चीजें भी समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक क्लास में इससे ज्यादा संभव नहीं है। कम से कम 10-12 क्लासेस हो, 10-15 ऐसे आप लोग लिखें, उसको चेक कराएं, प्रीवियस ईयर्स के लिखें, अपने चेक करें, कोई बार बार फिर चेक करें, फिर रीचेक करें। एक अपना छोटा सा ग्रुप बना लें। जैसे यहाँ 20-22 लोग आप लोग हैं, 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप बना लें और ग्रुप में एक जैसे लोग मेहनत करने वाले हो। तो उससे क्या रहेगा, आपने कोई ऐसे भेजा, दूसरे ने दूसरा ऐसे भेज दिया, तो आप उसमें कमियां निकालने, वो उसमें कमियां निकालना, तो एक धीरे धीरे करके डिफरेंट डायमेंशन से सबके ऐसे अच्छे होते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो हिचकना नहीं है, छोटा छोटा ग्रुप बना लीजिए, हिचकिए मत। अपने आसपास कॉलेज के जो भी आपके प्रोफेसर रहे हो, टीचर रहे हो, जानकार हो, उनको दिखाते रहिए। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, अच्छा निबंध कैसे लिखे, कुछ उससे सीखिए। तो चाहने की बहुत राह है, आप करिए। बाकी मेरे लायक और कोई चीज हो बताइए। बोलती हुई भाषा लिखनी है इसमें, प्रश्न पूछते हुए। कौन सी भाषा? सर बोलती हुई, सर बोलती हुई जैसे कि प्रश्न से पूछ रहे हैं, यानी कि नहीं बोलती नहीं, नॉर्मली जैसे आप लोग मेंस में लिखते हैं, मतलब भाषण वाली भाषा ना हो, है ना। विचारों इस तरह से सिंपल तरीके से लिखें। हाँ। और बताइए गौरव जी, राहुल, हरिओम। सर एक बात और पूछना था सर, जो प्रशासक वर्ग होता है, जो संवैधानिक पद होते हैं, उनका नाम सर किसमें? एनजीओ होते हैं, कोई अच्छे पदाधिकारी वगैरह, उन्होंने अच्छा कार्य किया, उनका नाम भी जैसे रखना पड़ेगा सर। नहीं, जैसे आप उस पर लिखने लगे आयुष्मान, जैसे नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए ना इंटरव्यू में ना मेंस में। जैसे आपने लिखा आयुष्मान भारत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, क्या लिखना है इसमें? अगर आप ये भी लिख देंगे भारत के प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया, तो अभी ये मेरी समझ में सही नहीं है। आप सीधे देंगे भारत सरकार ने इसकी स्टार्ट करी। एक किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बनाना चाहिए। भारत सरकार ने ये स्कीम फलानी तारीख को फलाने तरीके से इस वर्ग को लक्षित रखते हुए शुरू किया, और इसका ये उद्देश्य है, ये इसका दर्शन है, और इसके पीछे का ये पर्पस है। बस मतलब मेन चीज गोल पर आइए, कंटेंट पर आइए। जैसे किसी कार्यक्रम को आप बहुत सजा देते हैं लेकिन कंटेंट खराब हो, जैसे किसी मूवी में आप बड़े स्टार ले लीजिए, अच्छा सा नाम रख लीजिए मूवी का, उससे मूवी स्टार्ट नहीं सफल नहीं होती ना। कहानी अच्छी होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा छोटे कलाकार रहते हैं, कहानी अच्छी होती है तो सुपरहिट हो जाती है मूवी, है ना। तो कंटेंट अच्छा हो, मतलब आपके विचारों की जो संरचना है, पैराग्राफ चेंजेस है, वाक्य ज्यादा बड़े ना हो, उदाहरण आपने दिए, तुलनात्मक स्टडी आपने करी, अच्छे डाटा आपने दिए ऑथेंटिक, बस हो गया अच्छा काम। तो आप लोग एक एक ऐसे तैयार करिए। हाँ, आर्थिक उदारीकरण पर आपको दिया है, और कुछ हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्लास अपना ऑफ करें। सर पहले तो इसमें यही बताना है ना, आर्थिक उदारीकरण को डिफाइन करना पहले तो। हाँ, पहले आप एक प्रस्तावना लिखिए 30, 40, 50 शब्दों की, फिर आप आर्थिक उदारीकरण को डिफाइन करिए। पहले उदारीकरण क्या है, फिर आर्थिक उदारीकरण क्या है, कब शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, उस समय का भारत कैसा था, आर्थिक उदारीकरण को तो 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तब का भारत कैसा है,
फिर इन भारत में चेंजेस लाने में आर्थिक उदारीकरण का क्या प्रभाव है, पॉजिटिव निगेटिव। एकदम से मत लिखिए कि पॉजिटिव रहा, एकदम से मत लिखिए निगेटिव रहा, नहीं। इन क्षेत्रों में इसी सीमा तक पॉजिटिव रहा है, इन क्षेत्रों में इसी सीमा तक निगेटिव रहा है। निगेटिव क्यों रहा, क्या अपनी गलती की वजह से रहा, या भारत सरकार की, या पब्लिक की, या प्राइवेट सेक्टर में कुछ कमी, उस सबको धीरे धीरे एनालिसिस करते हुए फिर इसको कैसे और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि इसको हम रोक नहीं सकते। अब हम कहो कि पहले वाले जमाने में चले जाए जब उदारीकरण नहीं था, नहीं, मतलब इतना प्रदूषण बढ़ गया है, हम ये कहें कि फिर से बैलगाड़ी वाले युग में चले जाए, नहीं, हमें रहना इसी युग में है, इसमें कैसे सुधार करा जाए ये हमें जानना है। तो आर्थिक उदारीकरण के फायदे सबको मिले और इफेक्टिव हो, डिसेंट्रलाइज हो, पंचायतों तक पहुंचे, प्राइवेट सेक्टर में अच्छे तरीके से हो, वो कैसे करा जाए, उसके उपाय बताइए, तरीके बताइए। आप इसमें कंपेरिजन नहीं कर सकते। जैसे आर्थिक उदारीकरण का लाभ सबसे ज्यादा गुजरात महाराष्ट्र को मिला है, यूपी बढ़ गए, ऐसा क्यों हुआ, ये आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसको लगेगा कि आपको जानकारी है, कहीं रटा नहीं है आपने, सोचे समझे व्यक्ति की तरह आप लिख रहे हैं, इस तरह से। और बताएं सर। जैसे हमने मेंस जीएस के पेपर्स इंग्लिश में लिखे हैं और ऐसे का हिंदी में लिख सकते हैं सर? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या ऐसा लिखा रहता है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, उसमें लिखा रहता है ऐसा गजट में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल। थैंक यू सर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो किसी का, बताएं। चलिए, मुझे लगता है सब संतुष्ट हैं, ये मानते हुए कि आप सर जैसे पूछ रहा है भारत पर इसका प्रभाव बताइए, तो अगर बीच में वैश्विक प्रभाव की 2-4 लाइनें लिख देंगे तो उससे कोई असर पड़ेगा? खराब हो जाएगी। जब उसने सीधे सीधे कहा है भारत पर प्रभाव और 600 शब्द हैं, वैसे ही हमारे पास पूंजी कम है, वैसे ही उसको हम लुटाते रहे, पूंजी मतलब वर्ड्स कम है, लुटाते रहे मैंने कि उसको फिजूल खर्ची नहीं करनी ना। तो 20 शब्दों का अगर आप यूपी के संदर्भ में लिख देंगे और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यूपी के पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो कोशिश करिए उसी में और अच्छा ऐसा कैसे लिखे आप, ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। और बताएं। चलिए, मैंने आपको एक टास्क दिया है, 600 शब्दों में आप एक ऐसे तैयार करिए, लिखिए, और जो पॉइंट लिखाए हैं इसका ऑडियो वीडियो नोट कर लीजिए, कोई जरूरी चीजें हो तो नोट कर लीजिए। अगली बार जो क्लास हो तो आप लोग और ज्यादा इंटरेक्टिव हो, ये पूछे कि सर मैंने ये लिखा था उसमें ये दिक्कत आई, क्योंकि जब आप दिक्कत बताएंगे तभी हम कुछ बता पाएंगे सॉल्यूशन। अभी तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ ज्यादा है ना। कुछ आप लिख के लाइए तो उसमें फिर हम बताएंगे आपको क्या रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की सूचना सर दे देंगे आपको। अब हम क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा है कि चलिए 1.5 घंटे हम लोगों ने साथ रहे, काफी इंटरेक्टिव रहा, है ना। ओके सर, थैंक थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर।